वेलकम टू इस्लामाबाद पीस टॉक। इस ट्रांसमिशन में हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और साथ ही साथ माहिर मशरक़ वस्ता मूर मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कल का वक्त दिया गया कि दोनों वफूद जो हैं वो कल आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे। उम्मीद ये जाहिर की जा रही कि ईरानी हुकाम भी जो है वो अग्री कर जाएंगे। क्या देखते हैं सारी सूरत हाल में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, यकीनन इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी और मैं पुरुमीद हूँ इसके ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले मुज़ाकरात थे वो भी कामयाब हुए थे, लेकिन जाहिर है उसकी वजह से कुछ मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना रवैये जो अमेरिका की जानिब से देखे गए, वो मेरे ख्याल में बदमज़गी पैदा कर गए और उससे मिसट्रस्ट पैदा अच्छा हुआ। अच्छा, एक मतलब फिर बात करते हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला मीर गुल साहब मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, इसी इसी पोस्ट से ही आ जाते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की गई है, अमेरिका ने नहीं की जंगबंदी की, उल्टा ईरान को कहा गया कि ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आज आखिरी दिन है। बाकी ईरान की मर्जी, अगर वो टेबल टॉक करना चाहता तो ठीक है, अदरवाइज उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वो एक ब्रेक आ गई दरमियान जी में। जी। बहरहाल, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। ईरान ने ही जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने ही अमरीका जो है वो अमरीका पे जाके हमला किया। ईरान ने ही जो है वो अमरीका के ऊपर 47 साल से पाबंदियां आयद की हुई हैं। ईरान ने ही सारा काम किया है। अमरीका तो बेचारा ऐसे ही। इन सारी चीजों में एक बात है कि अगर ये सब कुछ किया, अमेरिका यहाँ क्या कर रहा है? ये 12,000 किलोमीटर दूर आके वो यहाँ क्या गंडेरियां खाने आया है? मतलब नॉनसेंस बातें। मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि सदर ट्रंप को दफ्तर खारजा को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो रोज रोज के बयानात हैं, ये अमेरिकी दफ्तर खारजा से आने चाहिए। ये इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि अगर वो तमाम वज़रा का किरदार खुद अदा करना चाहते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो मार्को रूबियो और दीगर को फारिग कर दें और हर जगह के ऊपर वो खुद ही बैठ जाएं। और दूसरी बात इसके अंदर जो बात है वो ये है कि वो धमकियों से अब ईरान नहीं मरूब हो रहा ना। मसला ये है, ईरान ने बता दिया है कि वो धमकी से मरूब नहीं होंगे और अब मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में और ममालिक भी मरूब नहीं होंगे। और अमेरिका को ये समझना चाहिए कि वो जंग सुलझाने जा रहा है या वो उलझाने जा रहा है। अगर वो सुलझाना चाहता है तो उसमें उसका फायदा है, इसलिए कि उससे बहुत बड़ी तबाही जो दुनिया जिसकी मुर्तकिब हो रही है उससे बच जाएगी। खास तौर पे उसके इत्तहादी जितने भी खलीजी ममालिक हैं, जो थोड़ी बहुत अमेरिका के साथ अब भी उनके रवाबित बरकरार हैं, वो भी शायद खत्म हो जाएंगे अगर अमेरिका के यही रवैये रहे। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो मुआशी तीसरी जंग का आगाज कर दिया हुआ है, यह आपने हुरमुज बंद नहीं थी, खुली थी, लेकिन अमेरिका ने आने के बाद इसको बंद कर दिया, दुनिया के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। जब इराक जंग हुई तो दुनिया के अंदर तेल महंगा हो गया। जब उन्होंने अफगानिस्तान पे किया तो पूरे खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम आ गया। अब वो ईरान के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया जो है इसका खमियाजा भुगत रही है। आखिर कब तक दुनिया अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा पॉलिसियों का निशाना बनती रहेगी? कब तक दुनिया अमेरिका का और इसराइल का लव अफेयर बर्दाश्त करेगी? और उसकी कीमत हम अपने खून से, अपनी कमाई से, अपनी मईशत से, अपने सुकून से, अपनी इज्जत से हम कब तक ये अदा करेंगे? देखिए, दुनिया के अंदर एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले चुका है और इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के जो डांडे हैं वो आके पाकिस्तान से मिल जाते हैं, चाइना से मिल जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो राइज वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट था और कहा गया था कि जी मगरिब ऊपर उभरेगा, तो अब मेरे ख्याल में मगरिब की जगह मशरिक के उभरने की बारी आ गई है, क्योंकि तारीख का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। अब एक दफा फिर वो मगरिब से मशरिक की जानिब रवां दवा है। और खास तौर पे अमेरिका से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने किरदार अदा किया और अफगानिस्तान से 20 साल के बाद जो उन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, उससे ये साबित हो गया कि ताकत से मुमालिक जेर नहीं हुआ करते। दूसरी जानिब अगर आप न्यूक्लियर की बात कर लें तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम मारने के बाद क्या जापान ज्यादा ताकतवर हुआ या कमजोर हो गया? और तीसरी बात यह है कि क्या ईरान के ऊपर इतनी बमबारी करने से ईरान को क्या फर्क पड़ा? मसला यहाँ यह है कि ईरान खड़ा हुआ है और अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है
और अगर ये मज़ाकरात वो सिद्के दिल से चाहते हैं तो फिर मज़ाकरात को सही अंदाज में करें, ना कि इसको मजाक रात बना दें, क्योंकि इस टाइम पे चंद घंटे रह गए हैं सीज फायर खत्म होने में। और मेरा ख्याल है कि तमाम फरीकैन यही चाहते हैं कि सीज फायर बरकरार रहे, बल्कि ईरान तो ये चाहता है कि मुस्तकिल हल होना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि अगर इसराइल को आपने जो है खुला छोड़ दिया और वो अरब ममालिक पे, कभी लबनान पे, कभी किसी के ऊपर, शाम के ऊपर अगर वो हमले जारी रखेगा, तो नतीजा ये होगा कि खित्ता एक ऐसी आग में झुलसेगा जो कि फैलती चली जाएगी, जैसे कि हमने 2023 के बाद से अपने खुद आंखों से देखा। इसलिए इसराइल की जो मोहब्बत के अंदर इतना आगे ना बढ़े कि अमेरिका की बुनियादी मकासद को आप कॉम्प्रोमाइज कर दें, अमेरिका की सालमियत और खुद मुख्तारी को आप चैलेंज करवा दें, और अमेरिका को दुनिया के अंदर सिफारती और सियासी तन्हाई के ऊपर आप ला खड़ा करें। साथ ही साथ आप ये देखें कि इस अमेरिका की जो ये जंग है, सब दुनिया, खुद अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है कि ये अमेरिका की नहीं, ना ही अमेरिका को कोई थ्रेट था, ना ही अमेरिका को कोई ईरान से मसला था, ये इसराइल का मसला था। क्योंकि न्यूक्लियर की अफसूदगी खत्म करने का ओमान में तय हो चुका था 2025 के अंदर, और उसके बाद जो हमला किया गया, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर कभी कोई इशू था ही नहीं। मकसद ईरान को रास्ते से हटाना था, इसराइल की ईमा के ऊपर, इसराइल की ख्वाहिश के ऊपर। अब जो इसके अंदर अहम बात वो ये है कि अगर 1967 के अंदर जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर देना ईरान को अमेरिका की जानिब से, क्या वो गलत कदम था? 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर के अंदर उनके एक न्यूक्लियर रिएक्टर को कबूल करते हुए 3% अफसूदगी एक पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए करना, ये क्या गलत इकदाम था? और क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप की 2018 के अंदर पॉलिसी थी, या वो भी गलत इकदाम था? क्या अमेरिका के ये जो तमाम सदूर जो 47 सालों के अंदर आए, वो तमाम के तमाम जो थे वो अकल से आरी थे, और अब जो है वो बहुत अक्लमंद और दानिशमंद की आदत आ गई है? इसका तो फैसला तारीख करेगी, इंसानियत करेगी और मुस्तकबिल करेगा। लेकिन मैं इन सब के बावजूद ये समझता हूं कि अमेरिका को अपने मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। वो नहीं, ये इसको मुज़ाकरात की टेबल पे ही सेटल करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, 40 रोज के बाद भी आप मुज़ाकरात पे आए, अगले मजीद 40 रोज अगर आप जंग लड़के देखना चाहते हैं तो फिर भी बिल्कुल ठीक है कि कुछ जंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, एट द एंड आना टेबल पर ही पड़ेगा। गुल साहब, एक ब्रेक लेनी छोटी सी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डिस्कशन जारी है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर। कल का रोज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी वफ़द भी जो है मोस्ट एक्सपेक्टेडली कल पहुंच जाएगा, और मीनवाइल ईरान से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और फील्ड मार्शल जो है वो इन कॉन्टैक्ट हैं हायर अथॉरिटीज़ से ईरान में, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो भी इस टेबल टॉक पर शामिल हो जाएंगे। लेकिन मीनवाइल अभी जो ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप की जानिब से लिखा गया, उन्होंने कहा कि ईरान ने खिलाफ वर्जी की है, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो जो बहरी बेड़े रोके गए वो भी ईरान की तरफ से रोके गए, आपने हुर्मुज़ बंद की, ईरान की तरफ से बंद की, नाकाबंदी जो है वो भी ईरान की तरफ से, ये तो सारा कुछ ईरान पर डाल दिया है। मंसूर जाफर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर है। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डिस्कशन। मंसूर साहब, सर ये जो ट्रूथ सोशल पर एक बयान दिया, बाकी चीज़ें तो हम एक साइड पर कर लेते हैं, एक तरफ धमकियां दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब कहने वाले ये कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सूरत हाल है। वो ये कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी सारी की सारी ईरान ने की है, हमने कुछ नहीं किया। जी, अभी जो रिसेंटली आपकी ब्रेक थी उस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक इंडियन और पैसिफिक ओशन में ईरान के एक टफनी नामी जहाज़ पर अभी इस अमेरिका ने जो है हमला किया है। ये बुनियादी तौर पे असल तो ये खिलाफ वर्जी है फायरबंदी की। कोई इस वक्त ईरान और इसके दरमियान फायरबंदी है अमेरिका के दरमियान, तो इस वक्त ये जो हमला किया गया है ये इसी बात की निशानदेही है कि हकीकी मानों में जो इस फायरबंदी की खिलाफ वर्जी है, जो सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो पै दर पै अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। और इस वक्त इस नौयत की जो ब्लेम गेम में अमेरिका अपने आप को इन्वॉल्व करके, डोनाल्ड ट्रंप साहब असल में अपने गोल पोस्ट तब्दील करने के लिए वो बड़े मशहूर हैं। जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर हमले के हवाले से जो अपने एलानिया अहदाफ
तय किए थे, उसके बाद यके बाद दीगरे उसमें वो तब्दीली लाते रहे। खुद उन्हें क्लियर नहीं था कि वो यहाँ रिजीम चेंज करने आए हैं, न्यूक्स के पीछे आए हैं, या और इत्तेफाक से इस पूरी जंग के दौरान, यानी वो जो एक जो असल बात कही थी ना, कैटलिस्ट का काम, वो आबनाए हुर्मुज ने कर दिया। अब सारी जंग जो इसी के गिर्द उन्होंने समेट ली है, अब उनका पूरा मार्का जो है वो इस आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के हवाले से उन्होंने अपना फोकस इस पे रख लिया है। तो ऐसी क़यादत, ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है दुनिया में कहीं नहीं देखेगी कि जिसमें ना तो जो बयान करता पहले अहदाफ है उन पे फोकस किया जाए, और ना ही उसके बाद जो आप बुनियादी तौर पे इस वक्त ये जो आबनाए हुर्मुज एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे उनके हाथ आ गई है, तो इसको वो इस वक्त कैश करवाना चाह रहे हैं, और इसी के जरिए वो सारी पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे उन्हें दुनिया की हमदर्दियां मिल गई हैं, खासतौर पर उन ममालिक की, जीसीसी ममालिक की, जिनका माल यहाँ से नहीं जा रहा, तेल और गैस सप्लाई नहीं हो रही। इसी तरीके से जो इस आबनाए की बंदिश की वजह से जिन पर हिद्दत और शिद्दत जारी है, पाकिस्तान से लेके यूरोप, इवन अमेरिका के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को मानने से इनकारी हैं कि उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालांकि उनके तवानाई के वजीर कल ये बयान दे चुके हैं कि इस वक्त जो अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़ी हैं वो 2027 तक भी नॉर्मल नहीं होगी। यानी इतना बड़ा डेंट पड़ गया है, इतना बड़ा इकोनॉमी को एक नुकसान जो है वहां पहुंच चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि वो सोशल ट्रूथ पर अपना झूठ फैलाने में मसरूफ हैं, लिहाजा उन्हें जमीनी हकायक से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो ये भी मालूम ना हो शायद कि इस वक्त जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो किस तरीके नोज डाइव नीचे जा रही है, और आने वाले दिनों में उन्हें, अभी तो शायद इसका कोई अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन अपने जो मिड टर्म इलेक्शन है इसमें उन्हें जो तकलीफ और हिद्दत और शिद्दत इसकी महसूस होगी, तो फिर वो यकीनन अपने इन्हीं वज़रा पर, इन्हीं व्हाइट हाउस ऑफिशियल पर बरसेंगे, गरजेंगे कि आप लोगों ने तो मुझे पहले बाखबर ही नहीं किया। तो अब इस तरीके से वो कभी अपने जो वजीर जंग के असीर हो जाते हैं, कभी वो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के असीर हो जाते हैं, और फिर बाद में उन्हें इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक ट्वीट करनी पड़ी है कि मैंने ये जंग जो है वो नेतन्याहू के कहने पे या दबाव में आके नहीं लड़ी, मुझे तो अक्टूबर के, यानी जो 2023 में ही वही नाज़िल हो गई थी जब हमास ने हमला किया था इसराइल पर, तो उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैंने उसके न्यूज़ खत्म करने हैं। जब आप कह रहे हैं कि आपने अस्फहान में वो मनोमट्टी तले दबा दिए हैं, वो नतंज के एटमी प्लांट तबाह कर दिए हैं, आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज उसके बारे में पूरे टेस्टिमनी देने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप तो इस बारे में एक ज़रबुल मसल की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं कि वो ऐसे बोदे इल्जामात, ऐसी बोदे दलाइल जो है वो लेकर आते हैं कि जिसका दफा करते हुए शायद उनकी अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट की टीम है, जो उनका पेंटागन है, उन्हें भी बार बार शर्मसारी आती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इंतहाई ढिठाई के साथ जो है, और इंतहाई जिसे कहना चाहिए बेशर्मी के साथ, अगर गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, कि वो दुनिया को गुमराह करते हैं, और फिर उसके बाद इल्ज़ाम भी उल्टा उन फरीकों पर आयद कर देते हैं कि जिनका इस पूरे कजिए में, उस मामले के साथ कोई सरे हो। अब ये जो लेटेस्ट उन्होंने इंडियन स्पेसिफिक इंडियन ओशन में जो है एक्टिविटी की है, ईरानी जहाज पर हमला किया है, ये एक लेटेस्ट वायलेशन है फायरबंदी की। अब ऐसे मौके पे आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान जो है वो सर के बल इन मुज़ाकरात में आएगा? ईरान का तो यकीनन मफाद जो है वो बराह रास्त हिट हो रहा है, और उन्हें तो माजी में तकरीबन 2 बार चरके लग चुके हैं, एक बार 2025 की जो जंग के दिनों में, और फिर उसके बाद रिसेंटली जो है ये मुज़ाकरात के अदवार ही थे तो जिनमें बेसिकली इस नौइयत का शब खून मारा है। तो अब ईरानी नहीं चाहते कि वो एक ऐसे इस्लामी मुल्क के कैपिटल में हो और उन्हें वहाँ खुदा न खास्ता ये खबर मिले कि उन पर दोबारा हमला कर दिया। तो ऐसे में वो सहूलतकार, वो इंटरलोकेटर की जो अपना सब कुछ दाव पे लगा के इस वक्त उनकी खिदमत में मामूर है, इस कजिए को हल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाए हुए हैं। हमारे फील्ड मार्शल जो है अपनी जान को खतरे में डाल के जो है एक एक्टिव वॉर जोन के अंदर जो है वो एक दिन का दौरा 3-3 दिन तक एक्सटेंड करते हैं, ताकि कोई चीज़ वहाँ से एक हकीकी मानों में कंसेंसस डेवलप किया जा सके। ईरान के जो मुतनाज़ा अमूर है, जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हर मामला सोशल मीडिया पर हल करने के आदी हैं, जबकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस नौइयत के मामला जो है वो इंटरलोकेटर के जरिए, अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है, आपको लगता है कि ईरान ने वायलेशन की है, तो आप उसका जो भी एक डोइसर है, वो डोजियर जो है वो पाकिस्तान के हवाले करें कि जी ये आपके दूसरे फरीक जो है वो खराब वर्जी कर रहे हैं, उन्हें उस बारे में कायल माइल किया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो सिर्फ ट्वीट के जरिए सारी फायरिंग की और सारी जो मामला को चलाने के आदी हैं। अब आप देख लीजिए कि उसके नतीजे में कितना बड़ा एक क्योस जो है इस वक्त पैदा हो चुका है। अब सारी नजरें और सारे सांसें जो हैं वो रुकी हुई हैं, खासतौर पर उस डी डे के हवाले से जो कल 12 बजे मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद
अगर ये मुज़ाकरात की मेज़ नहीं सजती या उस दौरान नहीं सजती तो फिर यकीनन एक मुझे वही मंजरनामा रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब इससे पहले उन्होंने एक सिविलाइजेशन को मिटाने की धमकियां दी थी और बड़े नारे बुलंद किए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान से एक मैं समझता हूँ हकीकी मानों में जिसे कहना चाहिए गैबी इमदाद के तौर पे जो है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का एक राब्ता बहाल हुआ, बरकरार हुआ और उसके नतीजे में उन्होंने ये सारा जो अब मौजूदा मंजरनामा चाहे वो जंगबंदी के हवाले से हो या अदरवाइज वो ऑर्केस्ट्रेट किया, उसको मैनेज किया। लेकिन अब उस 2 हफ्ते गुजरे, अब वो 2 हफ्ते जो है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं और एक बार फिर मुझे लगता है कि इस बार वज़ीर आज़म के बजाय ये किरदार शायद आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल आसिम साहब को अदा करना पड़े। उन्होंने माजी कल भी उन्होंने राब्ता किया है और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात पे कायल किया है कि आप कम से कम ये जो ब्लॉकेड है ये खत्म कीजिए और रिसेंटली जो आपने जिस जहाज को पकड़ा है उसे आप रिलीज कीजिए। उस पर जो भी तहकीक तफ्तीश करनी है आपने वो बाद में करते रहिएगा, लेकिन एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पे कम से कम आप अपनी चीज़ों को स्टेटस को ऊपर ले आए ताकि हम ये कह सकें कि ईरान और आप दोनों विन विन पोजीशन में है, इक्वल फुटिंग पर आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा वक्त होगा, बहुत सारे आपके पास चांसेस होंगे कि आप अपना केस वहाँ प्लीड कीजिए और अगर आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीज़ें नहीं आती तो आप वहाँ डिफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप मैदान जंग से बाहर जो है या कम से कम मुज़ाकरात की मेज़ से हटकर खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उस फ्री स्टाइल रेसलिंग के कायल है ना कि जिसमें रिंग के अंदर के बजाय वो बाहर से उठा के कुर्सियां में मारना शुरू कर देते हैं। अगरचे वो तो ड्रामे सारे ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन ये मामला जो है इसमें इंसानों की जिंदगियां इन्वॉल्व है, मुल्कों का। अच्छा जाफर साहब, अभी आप ये इस जहाज की बात कर रहे थे, तो ऑन अ बिगर कैनवस अगर ये देखा जाए तो वो जहाज क्लेम या ईरान कर रहा है कि चाइना से आ रहा है। अब चाइना अगर अंदर इंटरवीन करता है, चाइना ने 12 दफा कह भी दिया है कि ये जो है नाकाबंदी ये नहीं, इलीगल है और दूसरे ममालिक को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो क्या समझते हैं इन केस अगर चाइना अपने उन बहरी जहाजों जो कि आपने हुर्मुज़ उनको गुजरने की इजाजत है साथ अपने नेवी के जहाज साथ भेज देते, तो क्या अमेरिका जुर्रत करेगा कि उस शिपमेंट को रोकने की जुर्रत कर सकता है? फिर तो ये बराह रास्त 2 एटमी ताकतें जो हैं वो आमने सामने हो सकती हैं, तो फिर उस सूरत में तो कागजी शेर साबित होगा अमेरिका। इस सूरत में भी ईरान के जहाज पर जो अटैक है वो एक एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि आपने एक मायदा कर रखा है, एक पीस डील कर रखी है, सफायर बंदी है, उस दौरान आपने उसको वायलेट किया है, तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। और इसी ज़िमन में यकीनन अगर आपकी जो अभी जो सिनेरियो आपने पेंट किया वो तो इंतहाई हौलनाक सिनेरियो है। ऐसे में अगर हर मुल्क वहाँ से अपना जहाज अपने उस स्कॉट में या प्रोटेक्शन में गुजारने की कोशिश करे, ऐसे में फिर अमेरिका के साथ बराह रास्त उन ममालिक की मतभेड़ होगी, तो आप समझ सकते हैं कि खित्ता कितने बड़े तसादुम का शिकार बन सकता है। लेकिन आपने दुरुस्त निशानदेही की कि वहाँ पे अमेरिका के पाँव जलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर मुल्कों पर ही चढ़ दौड़ने का और उनको बुली करने का हौसला रखता है। अगर बराबरी की बात होती तो उसे कोरिया के मिसाइल एटमी प्रोग्राम नजर नहीं आता। वहाँ तो वो मिन्नतें कर रहे हैं इस वक्त चीन की भी कि हमारी एक मुलाकात करवा दें किम साहब से, ताकि मैं एक फोटो सेशन उनके साथ कर लूँ और दुनिया को बताऊँ कि देखिए जी मेरी तो फिर दोस्ती हो गई है, हमारे वो मामला ठीक होते जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप क्या बात करते हैं? इस वक्त उन्होंने जो पूरी बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी को, इंटरनेशनल रिलेशन को बाज़ीचा इत्फाल बना रखा है, ये वो अमेरिका है कि जिसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, इंसानी हकूक़ की पासदारी की, जमहूरियत की दुनिया मिसालें दिया करती थी, और अब शायद अमेरिका के साथ कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आवाज़ें देते रहे हैं यूरोप को, नेटो को कि आइए मेरी मदद कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जिस दोस्त के कहने पे जंग शुरू की थी वही आपकी मदद करेगा, और अब उसको भी डिसोन कर दिया है कि उसके कहने पे तो मैंने जंग की नहीं है। इस डोनाल्ड ट्रंप का क्या किया जाए? दुआई की जा सकती है जो कम से कम इस वक्त अगर कहीं अल्लाह सुन ले तो इस बड़ी आफत से, बड़ी तबाही से इस खित्ते को, इस दुनिया को जो बिठा सकता है। बसूरत दीगर कोई सैनिटी प्रिवेल करती है, कम से कम अमेरिका के एंड पे या अमेरिकी सदर के एंड पे दिखाई नहीं देती। अच्छा जब सब जिस तरह से अमेरिका ने पहले भी समहाउ पॉइंट आउट किया था चाइना को, उन्होंने कहा कि ईरान को जिसने भी असलहा फराहम किया है उन पर अब जो है वो टैरिफ भी लगेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो जहाज़ रोका गया है, इनको पता था कि ये चाइना से डायरेक्ट आ रहा है और शायद यही देखने के लिए, यही सूरत हाल जानने के लिए उसको रोका, उसके इंजन रूम को जो है वो सुराख करके फिर उसके अंदर गए, जहाज़ को रोक कर उसमें सारी तलाशी ली गई और फिर उसको अपने कब्जे में लिया गया। तो अगेन यही बात है कि वो दोबारा से अटैक कर रहे हैं चाइना पर कि समहाउ पता चल सके कि क्या आया चाइना ही ईरान को सपोर्ट है
या फिर ये सूरत हाल कुछ और है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है और अमेरिका ने अभी फिर से जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह कह दिया है कि ईरान ही है जो इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, हम जो हैं वो इस सारी चीज़ों से दूर हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम जी, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब ने। अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सवाल ये था कि एक तरफ टेबल टॉक की बात की जा रही है, अमन की बात की जा रही है, दूसरे एंड पर इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जा रहा है कि वो जंग की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरे एंड पर हमने ये भी देखा है कि अमरीकी अफवाज है वो बहरी जहाज़ों को रोक भी रही हैं, नाकाबंदी भी चल रही है, वहाँ पर वो अटैक भी किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में तो बाकिर कालिबाफ का जो स्टेटमेंट है कि ये टेबल टॉक को सरेंडर टेबल बनाया जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा सर? जो बिल्कुल देखें, इस वक्त सिचुएशन काफी इवॉल्विंग है दोनों फ्रीकैन की जानिब से, लेकिन ये याद रखें डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन जब भी फोरम के ऊपर होती हैं तो वो अपना इस तरह का जरूर लीवरेज अपने हाथ के अंदर रखती हैं कि जिसके ऊपर नेगोशिएट करते हुए वो जो मैक्सिमम गेन्स हैं वो अचीव कर सकें दोनों जानिब से। ईरान की जानिब से भी ऐसे ही है कि उन्होंने हरमुज को बंद किया, लेकिन एट द सेम टाइम कहा कि जो अमेरिकन जो अफिलिएटेड जहाज होंगे वहाँ से नहीं गुजर सकेंगे, या जो उनके साथ उनके आइडियाज नहीं मिलते होंगे वो नहीं गुजरेंगे, तो लिहाजा उन्होंने भी कंडीशन लगाई। उसकी डायरेक्शन में अमेरिकन ने जो है वो ब्लॉकेट लगा दिया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात की शिकायत करते नजर आए हैं कि चाइना जो है वो इनको वेपन सप्लाई कर रहा है ईरानियंस को। तो लिहाजा कल चाइना से आते हुए जहाज को रोका और इंस्पेक्शन की, लेकिन उससे तो वेपन वगैरह तो नहीं मिले। तो लिहाजा इस वक्त देखा जाए तो ये हॉस्टाइल था और जो उसका रिएक्शन आया ईरानियंस की जानिब से वक्त बजाने बेंच के अंदर, तो लिहाजा दोनों एक दूसरे पे प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो अप्लाई करने के सिलसिले में लगे हुए हैं, ताकि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे हैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उनके पास हो और नेगोशिएट करें तो वो अपने मैक्सिमम गेन्स को अचीव कर सकें। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट जो पहले सिर्फ जुबानी कलामी बात हो रही थी या थ्रेट की जा रही थी, तो ये जो ऑफेंसिव है किस्म का, ये जो जिसे कह रहे हैं कि दहशतगर्दी या आर्मी दहशतगर्दी या समुंदर में जहाज को रोकना जिसको फ्लैग कैरियर है, ऐसे ही जैसे आप किसी जहाज को हाईजैक करने। तो ये जो सी जैक जहाज हुए हैं इनका, ईरान की इसमें रिजर्वेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बिल्कुल जायज बनती है। बदन इस वक्त तक चूंकि इनके दरमियान कोई अमन मुआहिदा नहीं है, तो दो दुश्मनों से आप इसी किस्म की चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, बात यह है कि मसला तो अमन का है, मसला तो हरमुज का है, मसला तो दुनिया में रिसेशन को अवॉइड करने का है, मसला तो जंग को यहीं पे रोकने का है और एस्केलेशन लेवल पे ना जाने का है। तो दोनों फ्रीकैन को मेरे ख्याल में जिम्मेदारी की मुजाहरा करने की जरूरत है और इस तरह के स्टेटमेंट जारी करना मैं समझता हूँ कि नॉन स्टेटस है। इस तरह के एक्ट तो खास करके कि आप किसी मुल्क के जहाज के जो फ्लैग कैरियर है उसको आप हाईजैक कर लें या सी जैक कर लें और उसके ऊपर आप अपनी मैरीन को उतारें, तो ये तो गहरी कजाकी काइंड ऑफ चीज नजर आती है। लेकिन फिर वही कहूँगा क्योंकि बेलिजरेंस है, अभी आपस में इनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं हुआ, तो मजीद गैप जो उसमें वाइडन होता नजर आता है। तो इस वक्त से अगर ओवरऑल देखें तो डायलॉग के अंदर जो इनके वफूद में आना है, दो अमेरिकन के एडवांस का तो यहाँ पे जरूर आई हुई है, लेकिन जिस लेवल की आनी चाहिए जो हाई पावर्ड होती है जो कोई डिसीजन ले सकती है, वैसे ही आमद जो है वो अभी तक कार्ड से ना ईरानियन की जानिब से कोई बात हो रही है कि कौन आ रहा है और ना ही अमेरिकन की जानिब से, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आना है, लेकिन अभी तक कोई जहाज से सवार नहीं हुआ है। लेट्स सी, वो तो आज रात तक जो ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, दोनों तरफ से कोई ना कोई जो मैसेज है वो कन्वे डेफिनेटली कर दिया जाएगा। रेयर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैरीटाइम एक्सपर्ट ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, जिस तरह से अहमद सईद मिनाज साहब भी फरमा रहे थे कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, तो वो तो हमें पता चल गया। ये दूसरा बड़ा जहाज है जो अमरीकी अफवाज ने रोका है और उसमें अंदर दाखिल होकर चेक कर रहे हैं कि आया इसमें कोई असलहा तो नहीं जा रहा ईरान की जानिब इस रास्ते से गुजर के, क्योंकि उनको डाउट है कि चाइना जो है वो ईरान को असलहा प्रोवाइड कर रहा है। तो सर इस सूरत हाल में क्या समझते हैं, चाइना को डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए या फिर अभी इस सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा जो आपकी पहले बात सुनी है उसमें ये लग रहा है कि इस जहाज को बोर्ड किया गया है एज ए स्टेटलेस शिप। अगर उस पे किसी कंट्री का फ्लैग नहीं फ्लाई हो रहा तो उसके ऊपर एज पर द लॉ बोर्ड किया जा सकता है टू वेरीफाई
कि ये किस कंट्री का जहाज है और इसका क्या कार्गो है। ये पॉलिसिंग में आपके पास ये एक किस्म की होती है, लॉ की तरफ से अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में इसको एज ए स्टेटलेस उन्होंने किया है, जबकि पिछला जो दूसरा जहाज पहले है वो टोसुक, आई थिंक टोसुका, या वो ईरानियन कार्गो कैरी कर रहा था। उसको भी मरीन्स रैपल किए हैं नीचे और उसमें उन्होंने जहाज का कंट्रोल ले लिया। ये एज सच अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं तो ये बहुत मतलब सुवेर एक्शन है कि आप किसी कंट्री का शिप के ऊपर इस तरह बोर्ड करें, क्योंकि यू वांट टू इंश्योर ब्लॉकेड। अच्छा, अब जो ब्लॉकेड है वो बड़ा सिलेक्टिव है, वो आपने पूरे गल्फ में नहीं लगाया हुआ, वो सिर्फ ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर है। ईरानियन फ्लैग कैरियर्स को आप अंदर जाने से, आने से और उनको रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम नेगोशिएशंस भी करें और हुर्मुज को भी खोल दिया जाए। तो ये बड़ा ही आई थिंक लॉपसाइडेड सा एफर्ट है। एक दूसरी भी इसकी एक डायमेंशन हो सकती है कि मेरे ख्याल में अमेरिका वांट्स टू पुट इन अ लिटिल मोर प्रेशर ऑन टू ईरान टू कंप्लाई टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी इनके पास कल तक का टाइम है, जो एक्सटेंडेड टाइम लाइन है, और मेरे ख्याल में वहां से वो जो टीम है वो चल पड़ी है, यूएस टीम जो आनी है इधर। तो आई डोंट थिंक सो दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग। ये इसके बाद इसको डिसएम्बार्क कर जाएंगे शिप को, अगर ये वेरीफाई हो जाता है कि ये एक ईरानियन वेसल है, या ये अगर उसको थोड़ा सा और देर रोक सकते हैं तो रोक लें, लेकिन फिर इसको बेशक इस शिप को जाने देना पड़ेगा। अच्छा, फिर ही दोबारा ये टेबल टॉक पर आया जा सकता है। अच्छा नवीद साहब, सर अगर ये सूरत हाल बनती है जैसा कि वो क्लेम कर रहा है कि हमें डाउट है कि चाइना जो है वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, और अभी अगर ऐसा हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि अब चाइना की तरफ से जो भी शिपमेंट आए, चाइनीज नेवी जो है वो उसके साथ चले ताकि इसको सिक्योरली जहां पर उसको डेस्टिनेशन चाहिए वहां तक पहुंचाया जा सके? उस सूरत हाल में क्या अमेरिकी अफवाज या अमेरिकी नेवी उसको रोक सकती है? अच्छा, ये एक आप बड़ी यूनिक बात कर रहे हैं। नॉर्मली होता ये है कि अगर जैसे हम लोग हालत जंग में हों और मेरे पास मेरा चाहे मिसाइल्स के पार्ट आने हैं, मिसाइल्स इटसेल्फ आने हैं, या कोई ऐसा कार्गो आना है आर्म्स एमुनिशन का, तो उसको हमारी नेवी बेसिकली प्रोटेक्ट करेगी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब ईरानियन नेवी के पास इतना वेरविदाल नहीं है कि वो अपने शिप्स को इस तरह प्रोटेक्ट कर सके। और अगर वो मतलब जैसे आप फरमा रहे हैं कि चाइनीज आर्म्स और एमुनिशन के साथ है कार्गो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना वुड कम डायरेक्टली इन प्रोटेक्शन ऑफ दोज शिप्स, अनलेस कि वो कोई चाइनीज वेसल हो। मेरे ख्याल में चाइनीज ने जहां तक कहा है, उनका स्टांस ये है कि अगर जैसे वहां से कोई एनर्जी वाला शिप, उनका कार्गो वेसल या ऑयल टैंकर इस तरह का वहां से निकल रहा है फ्रॉम हुर्मुज और आ रहा है टुवर्ड्स चाइना, उसको अगर थ्रेटन किया यूएस ने, तो देन दे विल, उन्होंने ऑलरेडी वो पास कर लिया हुआ है अपना लॉ कि वो दे विल इंटरव्यू। उस सूरत में तो हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के शिप को जो कि डायरेक्ट सब देखे ना, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। गल्फ में बेसिस थी अमेरिका की, उन बेसिस को ईरान ने कहा कि ये मेरे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, बिकॉज दीज बेसिस आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट मी। ठीक है वो कंट्री में डिफरेंट, और अरब कंट्रीज में, जीसीसी कंट्रीज में, जैसे बहरीन में है यूएस फिफ्थ फ्लीट, तो वो टारगेट बन जाता है तब। अगर तो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि इसी तरह अगर कोई ऐसा शिप है जो प्रोवाइड कर रहा है ईरान को सर्टेन आर्म्स एमुनिशन, तो वो टारगेट बन जाएगा फॉर द बेलिजरेंट, जो फरीक है दूसरा यूएस, वो उसके लिए लेजिटिमेट टारगेट बन जाएगा
उसी तरह जिस तरह वो बेसिस ईरान के लिए बन गई थी। आप समझे तो, मेरी बात? तो सर ये डिफाइन कौन करेगा कि वेपन्स कैरी कर रहा है या फिर कोई और सामान है? क्योंकि कल का जहाज भी जो है उसको उसमें सुराख करके इंजन रूम में जाया गया, फिर उसको रोका गया, फिर साइड पे किया गया, फिर उसकी तलाशी ली गई। तो ये कौन डिफाइन करेगा? ये देखें, वो इस वक्त ये तो ताकत डिफाइन करेगी ना, जो जहां पे अच्छा। जिस वक्त मौजूद है, जिसने इन्फोर्स कराना है कि ये एक ब्लॉकेड है। अब उसके लिए वो कुछ उसको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। वरना अब जैसे अगर मैं कर्फ्यू अनाउंस करूंगा, तो उस कर्फ्यू को एनफोर्स करने के लिए मेरे पास कुछ ताकत होनी चाहिए ना। तो ये ताकत, मैरीटाइम पावर, ये अमेरिका के पास अवेलेबल है इन दी अरेबियन सी, और वो इस चीज को इंश्योर कर सकता है कि मैं, और रिमेनिंग आउटसाइड द रीच ऑफ ईरानियन फायर पावर, वो अच्छा। करीब नहीं आ रहे। अच्छा तो नवीद साहब, ये जो मैरीटाइम पावर है, क्या ये सिर्फ छोटे ममालिक के खिलाफ ही ये पावर यूज होगी, या फिर अगर कोई ताकतवर ममालिक है जिसमें चलें, यूके ले लें, रशिया ले लें, चाइना की तो आपने कहा कि चाइना ने बिल पास कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो हम डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे, तो ये वाली ताकत सिर्फ छोटे ममालिक के खिलाफ ही दिखाएगा अमेरिका? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम देखें कि जो जरा उसको पंजाबी में कहते हैं माड़ा है, तो फिर उसको दबा देते हैं। तो ये इस तरह की बात है कि जिन बेचारों के पास अभी इस वक्त उनकी बहरी कुव्वत आपने बहुत हद तक कम कर दी हुई है, तो अब वो उसको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तब तो इसलिए वो आके ये उसको एंगेज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत मतलब छोटी बात है कि इतनी बड़ी सुपर पावर इस तरह का काम कर रही है। ये इन्होंने यही समझा था कि ईरान में जब हम रिजीम चेंज करेंगे तो लोग शादियाने बजाते हुए बाहर आ जाएंगे, और हम वहां पे फिर जो पुराने रिजीम का पहलवी है उसको ला के इंस्टॉल कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो ईरानियंस रिस्पॉन्डेड, एंड अभी उनके पास इतना मैं कहूँगा वो नहीं है कि बहरी कुव्वत कि वो इनको अरेबियन सी में चैलेंज कर सकें। लेकिन वो जहां पे भी पॉसिबल होगा इनको जरूर तकलीफ पहुंचाएंगे, और ये इसी वजह से ये हुर्मुज के अंदर दाखिल नहीं होते। वरना तो इनको अपने शिप्स को एस्कॉर्ट करना चाहिए। जो लेकर आ रहा है इनके लिए तेल, तो उसको वो अंदर से लेकर आए, एस्कॉर्ट करें, बाहर आए। ये वो नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं ना कि ये वो लोग नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि दे नो व्हेन दे कम इन द रेंज तो ईरानियंस विल एंगेज। और ये मुझे ज्यादा यही लग रहा है कि ये वो प्रेशर टैक्टिक है कि किसी तरह, जैसे वो पहले बात हो रही थी कि वो टेबल पे आए विद, और ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फिर अपने मुतालबात मनवाएं। और ये ईरान भी यही चाहता है कि उनमें कुछ चीजों के ऊपर, मेरे ख्याल में वही 3 स्टिकिंग पॉइंट्स हैं: सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, हुर्मुज की ओपनिंग, और लेबनान इंक्लूसिव इन दिस सिसेशन, और न्यूक्लियर वाला प्रोग्राम। अच्छा, इन 3-4 पॉइंट में से आपको इस टाइम क्या कंसर्निंग क्या लग रहा है कि टॉप ऑफ द लाइन क्या होगा? ये हुर्मुज वाला मामला होगा, या फिर यूरेनियम वाला मामला होगा, या फिर लेबनान वाला मामला होगा? अगर इंशाल्लाह ये टेबल टॉक होती है कल, तो आपके नजदीक क्या लगता है आपको कि टॉप पर क्या प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए दोनों ममालिक की? हाँ, बिल्कुल, आई गॉट इट, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इसमें जो प्रायोरिटी होगी वो ओपनिंग ऑफ हुर्मुज इज प्रायोरिटी नंबर 1 मेरे ख्याल में। वाई? मेरा उसका लॉजिक ये है कि जो सबसे ज्यादा हिट हो रही है वो एनर्जी क्राइसिस है। आप देख रहे हैं ना कि ये एक बयान देता है कि जी हम हुर्मुज खुल गई है, और उनका अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो चढ़ जाता है, और जैसे ये कहते हैं कि नहीं हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे, वो फिर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो ये खुद ही बाय करके और उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। वन, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कम्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर के ऊपर जो इनका स्टांस है कि वो हमें पूरे का पूरा यूरेनियम, अब वो उसमें ये जो बात कर दी है, ये पहले नहीं थी निगोशिएशंस में, कि सारा अफजूदा यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका लेकर जाएगा।
ये तो मेरे ख्याल में किसी सूरत वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म। तो फिर वो, जब आप मैक्सिमम अपना डिफाइन कर देते हैं, फिर आप मिनिमम पे आके या दरमियान में कहीं कोई सौदा तय पाता है। तो मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा कि ये अब ये डिस्कशंस में नंबर 2 होना चाहिए। और नंबर 3 इज ऑफ कोर्स के लेबनान और इजराइल का भी वो मेंटेन रहे, जो सीज फायर है, क्योंकि लेबनान, साउथ लेबनान को उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है और उसको उसी स्टेट में ले आए हैं जैसे गाजा है। फिर वो उसमें कह रहे हैं वो येलो लाइन भी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, मींस कि वो सदर्न लेबनान को भी एनेक्स करना चाह रहे हैं इनटू इजराइल, वही जो ग्रेटर इजराइल का प्लान। अच्छा नवीद साहब, जिस तरह से भी बात की, हुर्मुज़ वाला मामला तो चले समहाउ ये मैनेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हम इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि आपने कहा कि आलमी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, एनर्जी क्राइसिस है। ये दूसरा मामला जो है यूरेनियम वाला, इसमें ऑल्दो पूरी दुनिया का उस तरह से लिंक नहीं है। अब इसमें क्या ये कुछ ताकत का नशा है जिसमें अमेरिकी सदर किसी भी इदारे को मेंशन नहीं करते? ही नेवर मेंशन्ड IEA। उन्होंने कहा कि भाई बूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स विल ऑन ग्राउंड, और हम डिग आउट करेंगे यूरेनियम और उसको अमेरिका ले जाएंगे। इज इट दैट सिंपल? आप समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? अगर ताकत के जोर पे भी किया जाए तो क्या आलमी इदारे खामोश रहेंगे? वो जो एक इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ है एटॉमिक एनर्जी वाला, वो खामोश रहेगा इस पे? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, ये तो कोई किसी किस्म की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड, आई टेल यू, अमेरिका विल थिंक 100 टाइम्स टू कम। अभी तक क्यों नहीं आ गया? तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क को अगर वो चाहे डोमिनेट करना और वो ना कर पाया हो, तो ओनली ईरान। बहुत बड़ी बात है। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड करके यहाँ पर आए। देखें, ये पहले कह रहे थे खर्ग आइलैंड को टेक ओवर कर लेंगे और वहां से हम हुर्मुज को चला लेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये आइलैंड्स पे टेक ओवर करके आप हुर्मुज को नहीं खोल सकते। उसके लिए यू नीड शिप्स, उसके लिए यू नीड सबमरीन्स एंड एसेट्स ओवर देयर एंड इन द एयर, ताकि फिर कहीं जाकर ये आप एस्टेब्लिश कर सकेंगे। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान के पास कोस्ट पे एनफ कैपेबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन्स, कि वो टारगेट कर सकता है जो भी उसकी रेंज में होंगे। तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप बात कर रहे हैं कि मेनलैंड ईरान के ऊपर वो आए, तो उनकी तो अपनी फौज कह रही है कि हम तो बहुत ज्यादा वहां पे भी डिवीजन हो चुका है। और वो आपको भी पता होगा कि अमेरिका में ये इस वक्त बड़ी ज्यादा वो है डिबेट कि ये इस वॉर को, दिस इज नॉट एन अमेरिकन वॉर, दिस इज एन इजरायली वॉर, और इसमें हमारा जाना वाज अ मिस्टेक। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इनके आइंदा आने वाले नवंबर के इंतखाबात के लिए भी कोई बहुत खुशाइंद होगा। ही इज इन अ फिक्स, ही नीड्स अ वे आउट, और वो इस वक्त देखना चाह रहे हैं कि किस तरह, देखें हार तो वो चुके हैं, ईरान इज देयर इंटैक्ट। अब उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि हमने अपने नेशन को ये कैसे बताना है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके एज ए विक्टोरियस हम यहां से जा रहे हैं। ये वो किस हद तक करा सकते हैं, इसका वो ढूंढ रहे हैं रास्ता। अच्छा, इसको फेस सेविंग के पर्सपेक्टिव में भी लिया जा सकता है, क्योंकि स्टैट्स ये कहते हैं, रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 37% उनका जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का अमेरिका में, पहले जितना भी था 37% मजीद कम हो गया है। तब ये फेस सेविंग के तौर पे लिया जाए इसे? जी, वो जो उनका प्यूज का उनका अपना जो एक स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये आए थे अबाउट अ वीक बैक कि वो 57% अमेरिकन्स आर अगेंस्ट दी वॉर। और उसमें मतलब बहुत ज्यादा ये एक फिगर है, और ये मजीद बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से ये जो पॉपुलैरिटी है इसकी, फिर आप ये देखिए इसके आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। पहले आपने आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, इस तरह आप उनको चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं CIA के डायरेक्टर को। इन टोटल 21 मेंबर्स, हायर अथॉरिटीज। यस, वो देखें ना आप, तो फिर इसका मतलब है कहीं कोई उनको जो सेम वॉइस है जो वहां पे कह रही है यार ये क्या पागलपन है, इसको मत करो, और आप उसमें घुसते चले जा रहे हैं। देयर इज, जितनी जल्दी ये फैसला कर लेंगे कि इसमें से हमें निकलना है, और ऑफ कोर्स
अब ये वो उस पोजीशन में नहीं है कि ये कहेंगे कि हमने सारा कुछ अचीव करके और हम फिर निकले हैं यहाँ से। ये वो नोशन ऑफ विक्ट्री देना चाहते हैं कि जी हम आए थे, हमने ये चाहा था और ये कुछ हमने अचीव कर लिया। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कहने की बातें हैं। उनका वहां से वफद तो चल पड़ा है। मेरा ख्याल है कि दे विल ट्राई टू बार्गेन ऑन द पॉइंट्स, और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत पुरुमीद हूं कि इसकी बेहतर आउटकम हो। ठीक है नबी साहब, सर साथ ही रहेगा, मुझे एक क्विकली ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद। वेलकम बैक जी। ट्रांसमिशन में डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले अभी ये जो CNBC को इंटरव्यू दिया अमेरिकी सदर ने, उन्होंने कहा कि जंगबंदी में तोसी के हक में नहीं है और ईरान के साथ तनाज़ एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू में कहा कि जंगबंदी में तोसी के हक में नहीं है, ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। तो आज आखिरी रोज़ है इस जो जंगबंदी का, उसमें अब वो कह रहे हैं कि जंगबंदी में तोसी के हक में नहीं है, ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं और ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि वो जंगबंदी में तोसी के हक में नहीं है, जो कि जंगबंदी आज रात ख़त्म हो रही है। और उन्होंने कहा कि इसकी तोसी के हक में नहीं है, ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है और हम मुज़ाकरात के लिए बेहतर पोजीशन में हैं, मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है और उन्होंने कहा है कि इस तनाज़े को एक बेहतर डील पर ख़त्म हम कर देंगे और इसमें हम बेहतरीन पोजीशन पे मौजूद हैं। जंग बंदी में तोसी के हक में नहीं हूँ। ईरान की बहरी नाकाबंदी जो है वो बहुत कामयाब रही है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू में कहा है कि वो जंग बंदी में तोसी के हक में बिल्कुल नहीं है, ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं और ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतर पोजीशन में हैं, ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा, ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि जंगबंदी के तोसी के हक में मैं नहीं हूँ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब हुई जिसकी वजह से ईरान जो है वो अब उसको ये डील करना पड़ेगी। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतर पोजीशन में हैं, मामलात बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जंग बंदी में तोसी के हक में नहीं है। रेयर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी। सर नवीद साहब, एक और सामने बात आ गई। अब उन्होंने कहा कि जंग बंदी तो मैं किसी सूरत नहीं करूंगा, ठीक है, ये जो भी मामलात हैं वो अब इस तरह से हल होंगे और हम बेहतर पोजीशन में हैं इस वक्त, ये अमेरिकन सदर ने कहा है। तो सर लगता है डू दे? हाँ, अब बिल्कुल यही आपको मैं पहले देखें कह रहा था कि दे वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दे वांट कि वो एक ऐसी पोजीशन में हो कि ईरान से अपनी बातें, डिमांड्स मनवा सके। और अभी वो यही बार बार ईरान को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज मैसेजिंग। उसमें ये जो ईरानियन वेसल बोर्डिंग है और उनको हरास करना है और ये बताना कि हम केपेबल हैं कि आपके पूरी पोर्ट्स को ब्लॉक कर देंगे, तो ये सब का सब। और देखिए अभी वो इसी चीज पे बूस्ट कर रहे हैं कि हमारी ये बहुत कामयाब रही है एक्टिविटी और हमने उनको काफी और डैमेज पहुंचाया और तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो इस लिहाज से अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं दूसरी तरफ से ये कहता हूँ, व्हाट हैज ईरान टू लूज फर्दर? इतनी उन्होंने जाने शहीद करवा दी, बच्चियों का स्कूल तबाह हो गया, उनके अपने डैमेज जो होने थे हो गए। दे हैव नथिंग टू लूज फर्दर। ये बात उनको समझ नहीं आ रही।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये वो जो चाह रहे हैं, ये सारी मेरे ख्याल में वो अपनी ऑडियंस के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपने नेगोशिएटर्स को भी भेज दिया है। तो और ये भी आगे से कह रहे हैं, आपने कल तक की तो एक्सटेंड कर ही दी है शाम जी। तक का, और आगे के अगर वो, इट मींस दैट दे थिंक कि उस वक्त तक हम किसी न किसी पोजीशन ऑफ अ डील में, या ये सेकंड राउंड ऑफ जो टॉक्स है ये वो आ जाएगा किसी पोजीशन में। उसके बाद आई डोंट नो कि ये अभी और आगे फर्दर चलती हैं नेगोशिएशंस। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इट इज नॉट अ वेरी सिंपल और लीनियर थिंग कि जहां पे हम कहें कि भाई अच्छा ये दरवाजा खोल दो, हाँ ठीक है जी खोल दिया, ओके जी काम हो गया, ऐसे नहीं है। देर आर सो मेनी इंट्रिकेसीज, देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। और फिर दोनों जो फरीक हैं उनके बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो इट विल टेक अ वाइल। अब देखते हैं कि ये किस हद तक ईरान को ये जो डराना धमकाना चाह रहे हैं उसमें कितने कामयाब होते हैं, और ईरान कितना अपना पैरों पे खड़ा रहता है। अच्छा नबी साहब, क्या लगता है अब ये सेकंड राउंड में अपर हैंड किसका हो सकता है? क्योंकि एक तरफ ईरान अपने स्टांस पे कायम है, उसने कहा कि हम अब जरूरी नहीं है, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, अब जंग है तो जंग है। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल इस सेकंड राउंड में आपके नजदीक कौन होता हुआ दिखाई देगा, इन योर ओपिनियन? मेरे ख्याल में तो यूएस को ही होना पड़ेगा। वो अब किन चीजों के साथ आ रहे हैं उनके नेगोशिएटर्स, वो उस नेगोशिएट, देखिए कुछ चीजें हैं जो वो इंटरनेशनली या ओपनली नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो उसको पहले डिस्कस करेंगे, देखेंगे अगर उसका कोई अच्छा रिस्पांस होगा तो फिर वो उसको थोड़ा बहुत अपने हक में करके फिर बयान कर देंगे। इसी तरह ईरान जो है वो तो शुरू से कोशिश तो कर रहा है कि जिस हद तक हो सके, क्योंकि वो चाहता यही है कि अगर जैसे उनकी पहले थी कि सैंक्शंस जो हैं, या जो हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी खोल दिए जाएं, या हमें एक ऐसी लेवी यहाँ से हुर्मुज से लेने की इजाजत दे दी जाए। वो इजाजत तो नहीं वो ले रहा, वो एप्लीकेबल कर देगा फॉर फ्यूचर ऑल्सो, कि यहाँ से जो जहाज गुजरेंगे वो एक किस्म का उसको एक सर्टन अमाउंट पे करेंगे, जैसे स्वेज में इजिप्ट लेता है। तो जियोग्राफिकली दे आर स्टेशन, दे आर देयर। तो आई डोंट नो कि ये नेगोशिएटिंग पॉइंट्स होंगे या ये किस हद तक वो इस इनके ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा था ना, एक मैक्सिमम पोजीशन है और एक मिनिमम पोजीशन है। अब बिल्कुल। ये उनमें से देखेंगे क्या चीजें टेबल पर आती हैं, उनमें से कितनों को एक्सेप्ट किया जा सकेगा, या उनमें क्या चेंजेस एक्सेप्टेबल हों वो करके तो फिर अब कर लिया जाए। हम्म। तो ये भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल में ईरान ईरान रहेगा अपनी पोजीशन में। अच्छा नबी साहब, ये जो बार बार डील डील की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब भी, व्हाट कुड बी द डील? क्या हो सकती है? क्या 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 सैंक्शंस उठाना इस डील में मेजर हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत उन्हें मार्जिन दे दिया आपने हुर्मुज में? ये डील होगी क्या जो बार बार वो मेंशन करते हैं? देखिए ना, जो मेन पॉइंट्स है ना, वो स्टिकिंग पॉइंट्स, वो मैंने जैसे आपसे पहले बताया। एक जो है वो हुर्मुज की ओपनिंग है, विच इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अच्छा। इट इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड एनर्जी। वो जो एनर्जी है वो अनइंटरप्टेड चाहते हैं, यूरोप पूरा चाहता है, चाइना रशिया वगैरह तो हैं ही, और बाकी भी कंट्रीज जहां से ये दुनिया का तकरीबन 20 से 25% यहां से गुजर रहा है एनर्जी नीड्स। तो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल, आई थिंक वो डील में सबसे ऊपर करना चाहिए। और दूसरी चीज न्यूक्लियर के ऊपर क्या बेस्ट पॉसिबल, इधर इट इज अ टाइम फ्रेम, कि यानी कि वो टाइम में उसको कर लें कि हम इसको 20 साल तक ईरान परसू ना करे जैसे वो चाह रहे थे, और ईरान चाह रहा था कि 3 से 5 साल हो गए। फिर उसके बाद ये ऐड हो गया कि जो अफजूदा यूरेनियम है उसको कितना हद तक, और वो किसी न्यूट्रल कंट्री को दे दिया जाए, या आईएईए को दे दिया जाए, या रशिया को दे दिया जाए। तो ये सारी बातें
ये उसकी टेक्निकलिटीज होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं। द मेन नबी साहब, ये पॉइंट जो आपने न्यूट्रल कंट्री की बात की है, ईरान ने चाइना की बात की, चाइना पे अमेरिका नहीं माना, उसने रशिया का कहा, रशिया पे अमेरिका नहीं माना, तो क्या न्यूट्रल कंट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम तो दोबारा नहीं आ रहा कि पाकिस्तान चलेंगे, सारी चीजें रख ले, इस पे हम दोनों ममालिक को एतबार है? आई डोंट नो, अगर सारे इस पे राजी हो जाते हैं तो आई थिंक ये है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, रेयर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी साहब हमारे साथ सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। लेट्स सी, आज रात अमरीकी वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक और कल ईरानी वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, अगर तो ये टेबल टॉक का सेकंड राउंड कंटिन्यू होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।